हाय गाइस। तो टुडे वी हैव डॉक्टर क्षितिज गागल विद अस, जिन्होंने इस साल के नीट पीजी में झंडे गाड़ दिए हैं। तो भाई सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई जीतू, थैंक यू। तो मैं बता दूं, क्षितिज मेरा बैचमेट है, बहुत अच्छा दोस्त है। तो भाई बस यही जानना था आपसे तेरे से कि क्या जर्नी रही, कैसे तैयारी की, कैसे क्या किया। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। मैं क्षितिज गागल हूँ, अलवर से हूँ। मैं ओरिजिनली अलवर राजस्थान से हूँ। 2016 बैच, जैसे आपको पता ही है, कोई ड्रॉप नहीं लिया था नीट पीजी में। मैंने यूजी की तैयारी कोटा से करी थी और उसके नीट यू कोटा एलएन से करी थी। उस टाइम भी कोई ड्रॉप नहीं था, फिर डायरेक्ट सफदरजंग में एडमिशन लिया था। बढ़िया भाई, बिना ड्रॉप के ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है। तो क्षितिज, यही जानना था कि जो जर्नी रही है अभी तक, इंटर्नशिप के साथ आपने नीट पीजी क्रैक किया है, तो जो जर्नी रही है, स्टार्ट आपने पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कब करी थी? उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया, आपने कैसे अपने तैयारी को चलते रखा? इंटर्नशिप के जो शेड्यूल थे, ड्यूटीज़ के बीच में भी, उनके बीच में भी आपने अपनी तैयारी को बनाए रखा। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? कुछ क्या तरीके थे आपके, क्या स्ट्रेटेजी रही थी? देखो भाई, हमारे टाइम जब मतलब मैंने स्टार्ट किया था तो हम तो काफ़ी लीनियंट थे। मतलब स्टार्टिंग में हम मेन जो रहा है, जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, इन चारों ईयर्स में एग्ज़ाम के साथ वो जो भी सब्जेक्ट्स थे हर ईयर के, वो ढंग से हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से किया है। बाकी बीच में थोड़ा फाइनल ईयर में थोड़ी बहुत अनैटमी फिजियोलॉजी ये सब पढ़ा है। पर जो मेन पीजी की तैयारी शुरू हुई है वो इंटर्नशिप में आके ही शुरू करी थी मैंने। तो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उस टाइम मेरा फोकस रहा कि जो ये पुराने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अनैटमी फिजियो, क्योंकि उस टाइम पे हम डायरेक्ट बुक से पढ़ते थे इन सब्जेक्ट्स को, इनके नोट्स नहीं पढ़ते थे जब अपना टाइम था ये 2016 बैच वाला। तो मेरा मोटिव ये था कि स्टार्टिंग के 6 महीने में इन सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लूँ और एक बार उन नोट्स से गो थ्रू हो जाऊँ। और जो बाद के 6 मंथ्स हैं, उन बाद के 6 मंथ्स में इन जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, इनका बार बार रैपिड, मतलब इनको जल्दी से रिवाइज़ करना, ये सब ये मेन मोटो रहा है। पर जैसे आजकल है कि आजकल तो बच्चे जैसे है जूनियर्स हैं, वो सेकेंड ईयर में ही जैसे फार्मा के जीआरजी के नोट्स तो हमने भी पढ़े थे, पर जैसे वो बच्चे माइक्रो वगैरह के नोट्स भी साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। तो वो वैसे तो बेटर है पीजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, पर हमारे टाइम ऐसा नहीं था। तो हमने स्टार्टिंग के 6 महीने में जो थे नोट्स बनाए और बाद के 6 महीने में उनको अच्छे से पढ़ा है। ये मेन रहा है। तो बेसिकली आप अपने जो रेस्पेक्टिव ईयर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप प्रूफ की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि चीज़ें वही आनी है, हाँ हाँ। मोर और लेस चीज़ें वही आनी है। तो वो उन पे अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो फिर इंटर्नशिप में इतना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे अपन को भी लगता है ना, जैसे कोई पुराना सब्जेक्ट है माइक्रो का, अपन ने मान लो कि अब तुम पढ़ रहे हो और नोट से पढ़ रहे हो, फिर कोई क्वेश्चन अपन को लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। पर मेरे को काफ़ी बार ऐसा लगा कि जैसे मैंने सेकंड ईयर में माइक्रो इतने अच्छे से पढ़ी है, जो क्वेश्चन नोट से आउट ऑफ सिलेबस है ना, वो मेरी प्रॉफ की तैयारी से अभी ऑप्शन देख के मेरे को याद आ जाता है। अगर आपने प्रॉफ की तैयारी से अच्छे से किया है तो वो काफ़ी हेल्प करता है आगे, ऐसा लगता है। भाई माइक्रो कोई दर्द तो नहीं देके गई ना? बहुत माइक्रो माइक्रो हो रहा है। दर्द तो समझ गया यार। अच्छा, हाँ। तो क्षितिज, जीटी कब से देने स्टार्ट किए थे? मतलब रिव्यू करने में कितना टाइम लगाते थे, कितने इंटरवल पे? क्या आपके हिसाब से जीटी कब देने चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है जीटी की? देखो, ये मेरी मिस्टेक रही है, मेरे को पता है। मैंने जीटी देना काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। जीटी मतलब मैंने अपने एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले देना शुरू किया है। तो वो काफ़ी गलत रहा है। मतलब मेरे मन में ये था कि जब सारा सिलेबस हो जाएगा तब जीटी दूंगा, जब हो जाएगा। पर वो ऐसे करके कभी हुआ ही नहीं, कभी मतलब पूरा सिलेबस होता ही नहीं है। तो आइडियली जो मेरे को अब लगता है, तो जीटी तुम अपने डे 1 से शुरू करो देना, क्योंकि तुमने एमबीबीएस करके आए हो, तुम्हें कुछ तो आता ही है। तो अपना डे 1 से जीटी देना शुरू करो, जितना आ रहा है उतना बढ़िया है। बाकी तुम जहाँ से भी जीटी देते हो, एक्सप्लेनेशंस अब हर जगह एकदम परफेक्ट मिलते हैं, तो एक्सप्लेनेशंस पढ़ो, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जीटी देने से एक फ़ायदा और होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें टाइमिंग का आइडिया लगता है, तुम्हें कैसे क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी बच्चों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। कभी कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, कभी रिव्यू नहीं कर पाए,
और कुछ क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू छूट गए। ऐसे ये अगर तुम ये प्रैक्टिस रहेगी जीटी देने की, तो ये ऐसी ये मतलब ये बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है। ये मतलब तुम्हारे फ्री फंड के मार्क्स बाहर चले जाते हैं, इनको तो रखना है अपने पास। और कितने मतलब 2-2.5 महीने पहले शुरू किया तो रिव्यू में टाइम कितना लगाते थे? रिव्यू में टाइम लग जाता था, एक जीटी देने में आपको ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे लगते ही हैं। उसके बाद रिव्यू करने में उसको ऑलमोस्ट 8 घंटे लगते ही हैं, क्योंकि 200 क्वेश्चन हैं, फिर आपको उनके आंसर्स पढ़ने हैं थॉरोली, तो टाइम लग जाता है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 दिन लग जाता है अगर आप ढंग से जीटी 1 दे रहे हो। तो इसलिए आप पहले से शुरुआत करोगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। करेक्ट। और मतलब क्वेश्चंस भी मोर और लेस उसी तरह से पूछे जाते हैं ना जो जीटी में आते हैं, वो जीटी में यूजुअली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल देते हैं, या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो डाल देते हैं। वही जीटी से इन चीज़ों का भी आइडिया लग जाता है। हाँ, आपको ये भी आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने कुछ पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। जो चीज़ उसके पढ़ने के बाद वही चीज़ जो क्वेश्चन में आएगी वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। तो जीटी से आपको ये आइडिया लगता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। करेक्ट। और दूसरी बात कि सिटिंग पावर भी आपको 3 घंटे बैठना भी वो जीटी उसमें हेल्प करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने देखा है स्टार्टिंग में जब जीटी देते थे तो मतलब कोई पहले आप 1 घंटा बैठोगे, फिर लेट के दे रहे हो, आराम से पढ़े पढ़े दे रहे हो, तो वो भी आपका सही होता है अगर आप जीटी देते हो तो। इट इज़ आपका सोर्स क्या था स्टडी का, मतलब कौन से सब्जेक्ट आपने कहाँ से किए? मेरा काफ़ी मिक्स्ड सा रहा है। मतलब जैसे मैं आपको ईयर वाइज बताता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में अनैटमी मैंने डॉक्टर अश्विनी सर से की है, ई गुरुकुल, और फिजियोलॉजी मैंने प्रेप लैडर से करी है। माइक्रो बता दे भाई, पहले कहाँ से करी माइक्रो? माइक्रो मैंने बहुत लेट शुरू करी थी, तो मैंने माइक्रो का एक्चुअली रैपिड किया है प्रेप लैडर से। तभी भाई तभी। हाँ, और बायोकेमिस्ट्री मैंने रेबेका मैम की करी है मैरो से, और पैथ फार्मा हमने सेकेंड ईयर में ही कर ली थी स्पर्श सर से और जीआरजी सर की। माइक्रो का मैंने आपको बता ही दिया है। फोरेंसिक भी मैंने रैपिड करी है प्रेप लैडर से। उसके बाद ईएनटी और ऑफ्था मैंने दोनों मैरो से करी है, और पीएसएम मैंने डॉक्टर विवेक जैन से करी है, जो मैंने थर्ड ईयर में ही कर ली थी, उसके भी नोट्स वाला पार्ट। और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ये दोनों मैंने प्रेप लैडर से करे हैं। गाइनी मैंने मैरो से करी है, पीड्स भी मैंने मैरो से करी है। बाकी जो भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैंने प्रेप लैडर से करे हैं। उसमें भी एनेस्थीसिया मैंने रैपिड करी थी एक। तो क्षितिज यार, रैपिड रिवीजन अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो रैपिड रिवीजन आपके हिसाब से परफेक्ट है, सफिशिएंट है? अगर टाइम नहीं है, या फिर टाइम आपके पास भी जस्ट मतलब टाइम है पर आपको क्वेश्चन बैंक करने का टाइम नहीं है, तो रैपिड मेरे हिसाब से तो रैपिड बहुत सही चीज़ है। आप रैपिड करो। रैपिड में सारे वही पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो जो मेन आप पूरे नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें जो सच में जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही पॉइंट्स रैपिड में होते हैं, उन पे फोकस किया जाता है। आप अगर रैपिड आपको ढंग से याद है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लेते हो प्लस क्वेश्चन बैंक, तो भाई बहुत परफेक्ट है ये। मतलब आप ये दोनों चीज़ें साथ में कर पा रहे हो तो बहुत सही है। मतलब आप पूरे नोट्स पढ़ो, पूरे नोट्स पढ़ने के बाद भी आपको मतलब लगता है कि मेरा इतना अच्छा पकड़ नहीं आई है, तो आप एक बार रैपिड से गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि रैपिड में सिर्फ वही पॉइंट्स होते हैं जो कि सच में एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो रैपिड मतलब अच्छा बना रखा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है रैपिड। तो रैपिड करो, साथ में क्वेश्चन बैंक करो, अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगती है तो रैपिड में ऐड कर लो। हाँ, रैपिड में ऐड कर लो, बिल्कुल सही। और यार क्वेश्चन बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है? कब से आपने क्वेश्चन बैंक सोल्व करने स्टार्ट कर दिए थे? और मतलब थ्योरी के साथ उसका कैसे लेके चलते थे कि भाई पहले नहीं, मैं तो पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, अच्छे से थ्योरी पे पकड़ बना लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करने शुरू करता हूँ, या फिर साथ साथ क्वेश्चन करके चल भाई कि हाँ दोनों को साथ ले लो, या फिर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के मान ले 1-2 बार रिवीजन हो गया है तो अब उसके क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्वेश्चन से वो सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता हूँ। तो इन सब के बारे में आपका क्या मानना है?
देखो यार, क्वेश्चन बैंक से जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया था, क्वेश्चन बैंक जीटी वाला पॉइंट्स ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ा, फार्मा का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, एंटी कोएगुलेंट्स पढ़ा, उसमें इतनी सारी थ्योरी है, आपने एक बार सारी पढ़ ली, पर ऑब्वियसली आपको अभी सारी याद है, अगले हफ्ते तक सारी याद नहीं रहेगी। तो उसमें हाँ। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, वो आपको उस टॉपिक का क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा। आपने क्वेश्चन बैंक खोला, उसमें आपने एंटी कोएगुलेंट के 20 क्वेश्चन करे, वो जो 20 क्वेश्चन है ना, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो पूरे उस टॉपिक में से वो 20 पॉइंट्स, तो आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अच्छे से याद रहेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने कोई थ्योरी से कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप उसी टॉपिक का हाथ सेम क्वेश्चन मॉड्यूल कर लो, तो वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। आपको रिवाइज़ करना है, आप दोबारा कर लेना। मैंने क्या किया था, मैंने ये वाली जो चीज़ है मैंने काफ़ी लेट शुरू करी थी। मैं स्टार्टिंग के इंटर्नशिप के शुरुआत से कस्टम मॉड्यूल्स सॉल्व कर रहा था, कि जो कस्टम मॉड्यूल रहता है कि उसमें आप रीसेंट नीट और INI का टैग लगा के वो वाले क्वेश्चंस करते हो, तो वो भी सही है। क्योंकि और उसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे ड्यूटी के बीच में हो, ड्यूटी के बीच में आपको ऐसा तो है नहीं कोई डेफिनेट ब्रेक मिल रहा है 1 घंटे का जिसमें आप पढ़ पा रहे हो, बीच में कभी 10 मिनट का ब्रेक, कभी 15 मिनट का ब्रेक, तो उसमें आप अपना एक कस्टम मॉड्यूल बना लिया 50 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का। तो आप क्या बोलते हैं, बीच में आप पूरी ड्यूटी के बीच में, मतलब 6 घंटे की ड्यूटी है, आप 6 घंटे की ड्यूटी के बीच में आराम से 30 क्वेश्चन तो कर सकते हो विद उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए। और साथ में आपके पास कोई को इंटर्न भी है, आप को इंटर्न के साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर सकते हो और लंबा याद रह जाएगा आपको। तो कस्टम मॉड्यूल को आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बाकी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है थ्योरी का, आप उसके साथ उसका क्वेश्चन मॉड्यूल करोगे तो आपको वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रहेंगे। कस्टम मॉड्यूल में आप बोल रहे हो कि रिसेंट नीट या INI के लगा सकते हैं, तो वही एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि रिसेंट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में? यार ये मैं चाहिए नीट हो या INI हो, दोनों। अच्छा यार देखो, प्रीवियस ईयर की तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वो जैसे मान लो उसको भी अपन अलग अलग समझते हैं। जैसे INI CET वाला एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो INI के लिए स्पेसिफिकली INI में जैसे मैं तो ढंग से करके नहीं गया था प्रीवियस ईयर, पर जैसे पेपर से बाहर आके मेरे को पता चला कि 35 to 40 क्वेश्चंस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। तो अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में 200 में से आप 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आपने कर रखे हैं और वो एज इट इज़ आते हैं, तो आपका पेपर के बीच में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपका टाइम कितना बचेगा, डायरेक्ट टिक टिक टिक, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका 40 क्वेश्चन एज इट इज़ हो रहे हैं। जब तो अगर आप INI टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर तो भाई बिल्कुल मस्ट है। जबकि नीट PG में आप देखोगे तो INI के कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब कि 6 या 7 रिपीट हो रहे हैं जो एज इट इज़ है। पर जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक फंडा है, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उसको बस घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर करना तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ना कि यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मतलब बिल्कुल मस्ट है। कि आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर पा रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। मतलब आप चाहे एक बार अपना थ्योरी का रिवीजन थोड़ा कम कर लो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, क्योंकि आपको तभी आपको वो थ्योरी आपकी कॉन्क्रीट होगी, थ्योरी आपको अच्छे से याद होगी कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तभी आप थ्योरी में उस टॉपिक पे अगर उसके बाद दोबारा उस थ्योरी को पढ़ोगे, तभी आप उस टॉपिक पे फोकस कर पाओगे कि हाँ यार ये थ्योरी का ये वाला टॉपिक पहले आया हुआ था, तो आप उसको ढंग से करोगे अगली बार भी। और वो याद भी, अब जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन किया उसके बाद उसकी थ्योरी पे गए तो वो थोड़ा याद भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा ना, कि हाँ भाई हमने वो वहाँ पे पढ़ा था। और जैसे 40 क्वेश्चन, 200 में से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20% पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहा है। ऐसा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आपको 20% पेपर दे दे। तो प्रीवियस ईयर्स मस्ट है। प्रीवियस ईयर्स से देख, एक तो कॉन्फिडेंस गेन होगा, दूसरी बात टाइम बचेगा हमारे पास। तो यही जो बहुत ज़रूरी चीज़ें एक पेपर के लिए, कि कॉन्फिडेंस हमारा सही होना चाहिए और टाइम जो कमी पड़ जाती है वो ना पड़े। तो ये आपका प्रीवियस ईयर्स इन चीज़ों पे फोकस करेगा। तो क्षितिज, एक और बात कि हम क्यू बैंक कर रहे हैं, मान लो प्रीवियस ईयर के किए, कोई भी क्यू बैंक किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो हमें अच्छे लगे या फिर टफ थे या फिर हमसे जिनमें गलती हुई है वो हम बुक मार्क कर लेते हैं। तो धीरे धीरे वो बुक मार्क का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है। तो उसको लास्ट में कि यार थोड़े से ही बचें, नैरो डाउन करके जितने मिनिमम हो सके नंबर पे ले आएँ। तो इसको मतलब आप क्या करते थे इसके लिए?
बुक मार्क क्वेश्चंस तो हैं, अगर आपने बुक मार्क कुछ मार्क किया है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रहे होंगे, या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी थ्योरी में है नहीं इसलिए आपने उसको बुक मार्क किया है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा होगा कि आपको वो पढ़ के काफ़ी सारी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो आपके धीरे धीरे आप करोगे, आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि एंड तक आते आते आपके ऑलमोस्ट 1200-1300 क्वेश्चन बुक मार्क हो जाएंगे। तो आप इतने क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक साथ रिवाइज़ कर नहीं सकते। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें भी आपको यही करना चाहिए कि अपने पास जब अपने इतने अच्छे अच्छे ऐप्स बना दिए तो बुक मार्क के अंदर भी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप बुक मार्क में भी पहले रीसेंट नीड या फिर INI वाले क्वेश्चंस आप पहले करो। तो अगर आपके 200 या 300 क्वेश्चंस आपके वो हैं तो आप पहले उनको क्लियर कर लो, क्योंकि वो तो एकदम मस्ट है कि आपने बुक मार्क किया है और रीसेंट वाले हैं। बुक मार्क भी आपने इसलिए किया होगा क्योंकि आप उन पर दोबारा आप रिविज़न चाहते हो, तो आप पहले उनको क्लियर कर लो। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनको जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है तब आप करते रहो, कि आप कहीं भी ड्यूटी के बीच में या फिर कहीं भी कुछ भी काम करते करते, खाना खाते वक्त कभी आप बीच में 2-2 3-3 क्वेश्चन करते रहो, क्लियर होते रहेंगे आपके। पर पहले उसमें रीसेंट वाले आपके जो हैं वो क्लियर कर लो। और क्षितिज, अभी कुछ बच्चे जो थर्ड ईयर में हैं, कुछ बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप में हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करें और किस तरह से उसको आगे लेके जाएं अपनी तैयारी को? यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए जो थर्ड ईयर में है वो पहले अपना मेजर फोकस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स पे रखें जो फाइनल ईयर में है फाइनल ईयर पे। और इंटर्नशिप वाले बच्चे तो डेफिनेटली अपना पूरा पीजी का जैसे उनका स्ट्रैटेजी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको करना ही है। अब जैसे थर्ड ईयर का एग्जांपल लेते हैं, थर्ड ईयर में पहले आप अपने थर्ड ईयर के प्रॉफ की जो थ्योरी है, आप जिस भी बुक से उसको पढ़ रहे हो पहले उसको आप अच्छे से पढ़ो। PSM पढ़ रहे हो आप पार्क से पढ़ो, ENT पढ़ रहे हो धींगा से पढ़ो, ऑफ्ता खुराना, आप जहाँ से भी जो जिस भी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो पहले आप वहाँ की थ्योरी क्लियर करो। साथ ही साथ आप अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो भी आप क्लियर करके चलो। ENT ऑफ्ता PSM का जो भी आपका PSM में आप केस वगैरह लेते हो वो आप क्लियर करके चलो। अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम बच रहा है तो आप इनके पीजी नोट्स देख लो। आपको ENT ऑफ्ता PSM आपको जहाँ से भी आपने सोचा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाह रहा हूँ तो आप उस प्लेटफॉर्म से इनके पीजी नोट से एक बार गो थ्रू कर लो, वो आपको बाद में बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर करना है। अगर क्योंकि इसका यार साफ साफ रहता है कि जैसे अपन को लगता है कि अपन जैसे मान लो कि पीजी नोट्स में मेरे ENT के पीजी नोट्स में मेरे कोई पॉइंट नहीं है, फिर पर वो मेरे बुक में टेक्स्ट बुक में था। अगर मैंने मतलब मेरे को एग्ज़ाम में लगेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है पर वो एक्चुअली में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आपने थर्ड ईयर में ढंग से पढ़ा हो तो वो पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने तब उसको ढंग से किया होता ना, आपने अपने प्रॉफ की तैयारी ढंग से करी होती तो आपको वो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ऑप्शन देखते हो वो आपको क्लिक कर जाता है। तो आप पहले अपना प्रॉफ वाला पार्ट ढंग से क्लियर करो, उसके बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप सेम ईयर के सब्जेक्ट्स की पीजी नोट से गो थ्रू कर लो। उसके बाद भी टाइम बच रहा है तो आप आगे पीछे के कुछ सब्जेक्ट्स निपटा लो। थर्ड ईयर में हो आप एनाटॉमी के कुछ टॉपिक्स कर लो, आप आगे पीछे के कुछ सब्जेक्ट्स कर लो, कोई इशू नहीं है, पर पहले अपना सेम ईयर का कंप्लीट करो। और इंटर्नशिप में जो बच्चे हैं उनके लिए, इंटर्नशिप में जो बच्चे हैं उनका यार अपन ने जैसे पहले ही डिस्कस किया था। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी कि जैसे मैंने पहले क्योंकि नोट्स नहीं बना रखे तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में नोट्स बनाने हैं और बाद के 6 मंथ्स में उनको रिवाइज़ करना है। तो इंटर्नशिप में जो बच्चे हैं वो अपनी जितना उन्होंने अभी तक कर रखा है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं, डिवाइस करें और उसको फिर अकॉर्डिंगली फॉलो करें। क्योंकि इंटर्नशिप में तो आपको पता ही है, आपको अपना पूरा एक बार नोट से पीजी नोट से जो भी है आपको सारा गो थ्रू करना है। पर ये है कि आप इंटर्नशिप में मेडिसिन वगैरह पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि मेडिसिन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप उसमें टाइम दे दिया तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, मतलब काफ़ी आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने भी ऐसे 1-2 वीडियोस पहले भी देखे थे कि कैसे बाकी लोगों ने प्रिपेयर किया, तो मेरे को भी एक लाइन मैंने सुनी हुई है कि अगर आप इंटर्नशिप में मेडिसिन बहुत पढ़ोगे तो आप क्या बोलते हैं पीजी में मेडिसिन नहीं उठा पाओगे। तो इंटर्नशिप में आपको मेडिसिन पे ऐसे इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप मतलब पढ़ो इनको, पर ऐसे नहीं कि आप इनमें ही बिल्कुल घुस के रह जाए, ऐसे नहीं करना। हाँ, इसीलिए जो रेस्पेक्टिव ईयर्स हैं उनमें जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फाइनल ईयर में अच्छे से पढ़ो ना मेडिसिन, हाँ। ताकि इंटर्नशिप में इतना उस पर टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ। और क्षितिज, जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं
वो प्रेफरेबली किस ईयर में कर लेनी चाहिए? मतलब ये तो देखो बात है कि थर्ड ईयर के सब्जेक्ट थर्ड ईयर में ही करें, मतलब थर्ड ईयर में थर्ड ईयर के ही सब्जेक्ट करें, फाइनल ईयर में फाइनल ईयर के करें अच्छे से, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो दूसरी चीज़ें देखें। तो जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट हैं ये फाइनल ईयर की तरफ करना ज़्यादा सही रहेगा या थर्ड ईयर में ही करने लेना ज़्यादा सही रहेगा? यार फाइनल ईयर में मेरे को लगता है कि फाइनल ईयर में जो आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें भी इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीट, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा आप टाइम दे पाओगे फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले सब्जेक्ट्स को। तो थर्ड ईयर में फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो थर्ड ईयर में आप ये सब्जेक्ट्स कर सकते हो, प्रेफरेबली फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि थर्ड ईयर में आप आए हो तो सेकंड ईयर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके काफ़ी हद तक क्लियर होंगे ही। तो पर जो फर्स्ट ईयर के जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अनैटमी हो गया, बायोकेम हो गया, वो आप फिर भी उसकी कुछ कुछ यूनिट्स, अनैट की आपने 2-3 यूनिट्स कर ली, मान लो हेड एंड नेक कर लिया, न्यूरो अनैट कर लिया, बायोकेम का कुछ कर लिया आपने, कार्ब्स कर लिया, लिपिड्स कर लिया, जो भी आपको सही लग रहा है आप वो कर सकते हो, तो वो आपको बाद में हेल्पफुल रहेगा। तो थर्ड ईयर में आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप कुछ सब्जेक्ट्स कर सकते हो, फर्स्ट ईयर वाले कुछ टॉपिक्स कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा ही करना है, आपको मतलब ऐसे जो ऑर्डर में करना है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपको जो जो आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक है या फिर ये सच में इम्पॉर्टेंट है या फिर ये टॉपिक बड़ा है, मेरे को पहले करना है, तो आप वो पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब फाइनल बात ये है कि अपने रिस्पेक्टिव ईयर्स पे अच्छी तरह से पकड़ बना लो, वो मिस नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो आपका एडिशनल टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा करके कर सकते हैं। और मान लो नहीं भी मिल रहा टाइम तो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप भी 12 महीने काफ़ी है। हाँ हाँ, ये तो है, इंटर्नशिप में 12 महीने बहुत होता है, अगर आप ढंग से पढ़ो तो कर सकते हो आप। और भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका क्या सीन है? इनसे कैसे दूर रहना है? यार देखो बिल्कुल या रहना है या नहीं रहना? नहीं देखो, कम तो करना है आपको, डेफिनेटली इन पे टाइम आपको वो करना है, लॉक करना है कि इतना ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। फेसबुक तो वैसे भी चलाते नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई अब चलाता होगा ज़्यादा, पर जैसे इंस्टा है तो आप इस पे ये कर सकते हो कि आप बीच में 5 मिनट चला लो। ऐसे नहीं करना है यार, जैसे अब अपन फ्री बैठे हैं, अपन रील्स देख रहे होते हैं, आधे घंटे तक रील्स देखते रह जाते हैं, ये सब नहीं करना है। आप जैसे बीच में आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, आपको बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेना है, आप इंस्टा चलाओ, अपने दोस्तों से जो भी कनेक्ट करना है, सोशलाइज़ करना है, आप करो, उससे आपको थोड़ा सही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। पर ये नहीं है कि आप उसमें ही खो जाओ और देखे जा रहे हो रील्स वगैरह, वो मतलब ऐसे होता है कि जब आप का कुछ भी काम नहीं हो रहा होता तो आप टाइम पास करने के लिए उल्टा रील्स चलाते हो, उसमें नहीं होना। या अगर आपको लग रहा है कि मैं सही में रील्स ज़्यादा देख रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई वो नहीं है। अब वो तो आपका आप जितना सोच के बैठे हो, जितना कि मेरे को ये करना ही है तो उतना सही होगा, पर मतलब ज़्यादा नहीं खोना, और थोड़ा बहुत चला रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब प्रायोरिटी सेट कर लो कि भाई प्रायोरिटी तो पढ़ना है, बीच में जो थोड़ा बहुत मनोरंजन है वो कर लो। हाँ, वो ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही इसमें खो जाओ पढ़ाई में। तो अभी तो फिर क्षितिज कितने घंटे रील देख रहे हो? अरे यार अभी तो खाली बैठे हैं, रील्स ही देख रहे हैं बस। और भाई इंटर्नशिप में हम ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है, तो उस चक्कर में अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी गड़बड़ा जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ किया, कोई तरीका अपनाया, या फिर जो चल रहा है चलने दो? यार देखो, स्लीप साइकिल तो नाइट ड्यूटी के बाद, और जो कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती है जिसमें डे नाइट ऑफ ऐसा रहता है, तो डेफिनेटली स्लीप साइकिल तो उनके बाद ख़राब होना ही है। तो उसको तो आप मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आप उसके बीच में कुछ पढ़ने का टाइम निकाल पाओ। जैसे वो सबका अलग अलग होता है कि कुछ लोगों को रात में पढ़ना सही लगता है, कुछ को दिन में पढ़ना सही लगता है। अब जैसे डे नाइट ऑफ वाली ड्यूटी है तो डेफिनेटली आप जो भी ड्यूटी करके आओगे, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आप आके सो गई, तो आप आओ आके अपना आराम से 6-7 घंटे सो लो, फिर आप उसके बाद आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा 5-6 घंटे, और आप ड्यूटी से जाने से पहले भी आपको सोना ही पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्ट बिना सोए या 12 घंटे की ड्यूटी करने जा रहे हो, वहाँ पे कितना फ्रस्ट्रेशन होगा, तो 1-2 घंटे आपको वहाँ पे सो के जाना पड़ेगा। पर जो बची हुई ड्यूटीज़ हैं, जैसे बाकी बची हुई ड्यूटीज़ मोस्टली 9 to 4 होती हैं, तो उसमें मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है कि आप ड्यूटी से जस्ट आके पढ़ना, तो मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, हेक्टिक सा लगता है कि नहीं होती, तो अब ड्यूटी से आओ, 1 घंटे का रिलैक्स करो, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, और फिर रात को अपनी 6-7 घंटे की नींद लेनी है, नींद में कोई कमी नहीं करनी। पर आपको थोड़ा ये आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, मतलब आप बिल्कुल ही आपने एकदम ही ढीला छोड़ रखा है, एकदम ही लीनियंसी कर रखी है, तो आप जब भी आपकी नींद खुल रही है आप तब उठ रहे हो,
और जब भी नींद आ रही है तब सोने चले जा रहे हो, उतना भी नहीं करना। उतना करोगे तो डेफिनेटली पूरे दिन आलस सा बना रहेगा। थोड़ा तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो उससे बन जाएगा। एक शेड्यूल बना के रखना है तो वो चलता है आगे और वो प्रॉपर काम करता है। तो स्लीप प्रॉपर, ईट प्रॉपर, स्टडी प्रॉपर और फिर जीत प्रॉपर है। हाँ। और भाई कौन सी ब्रांच उठा रहा है फिर? यार मेरा तो ऑर्थो का ही है, पापा भी ऑर्थोपेडिशियन है, घर में सेटअप है, तो ऑर्थो में ही लग रहा है, ऑर्थो में ही है मतलब सब। सोचना ही नहीं है, हाँ। सोचना ही नहीं है फिर तो भाई है। हाँ, सोचना ही नहीं है, और मिल भी जाएगी ऑर्थो, अच्छी बात तो ये है। तो क्षितिज, आप अपने हिसाब से कुछ बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि लोगों को ये करना चाहिए? आप अपने हिसाब से कुछ भी। यार मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है जैसे पूरी 12 महीने की इंटर्नशिप है, अगर आप इन पूरे 12 महीने आप बस मन में हल्का सा आपका ये हमेशा यही बात रहे कि मेरे को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, तो ही बहुत बड़ी, तो ही मतलब काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप कहीं भी होगे ना उस टाइम पे, आप किसी के साथ होगे, कोई कहीं भी डिस्कशन चल रहा है, आप उसमें बीच में जाके बैठ जाओ, या फिर आप कहीं भी ड्यूटी पे आप 3 लोग जा रहे हो, दो लोग आपके साथ और हैं, ड्यूटी इतनी हेक्टिक नहीं है, आप वहाँ पे जाके एक मिनी टेस्ट दे दो, 20 क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस डिस्कस करोगे, तो ही आपका कितना आपको मतलब कुछ ना कुछ गेन होगा, डेफिनेट कुछ ना कुछ गेन होगा, जो कि लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। बाकी स्टार्टिंग का जब टाइम होता है, इंटर्नशिप शुरू होती है, तब इतना मोटिवेशन नहीं होता पढ़ने का, तब एक साथ मिल के पढ़ लो, किसी और को बोलो कि यार एक टॉपिक तू पढ़ा दे, एक टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, फिर आपस में इंटरेक्शन होगा, वो डेफिनेटली लंबा याद रहेगा और आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा कि हाँ यार उसको पढ़ाना है तो मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा, उससे पढ़ना है तो आपका डेफिनेटली, आप ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इस बाहर मतलब आउट ऑफ टच हो जाओगे कि आपने 1-1.5 महीने तक किताब छुई नहीं है, तो आप कांस्टेंट टच में भी रहोगे और आपका कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, नॉलेज आती रहेगी, और वही धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक एक्यूमुलेट कर जाती है और वो हेल्प करती है आगे, काफ़ी हेल्प करती है फिर आपको। मतलब यही है कि आप डिस्कशन से ये देख क्या होता है कि कुछ बच्चों को मतलब जैसे कुछ को कुछ आता है पक्का, कुछ को कुछ आता है, ऐसा नहीं होता कि तो कई बार होता है कि सेम चीज़ें नहीं आ रही होती, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, तो डिस्कशन से एक दूसरे से निकल जाती हैं वो चीज़ें। होता है कई बार कि एग्ज़ाम में भी वही पूछ लिया। हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है, काफ़ी हद तक आप क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, आप किसी और के साथ डिस्कस कर रहे हो, आपका वो टॉपिक काफ़ी सही हो जाएगा कि अभी वो कोई ना कोई आपको निमोनिक बता देगा बहुत अच्छा, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी एक चीज़ को याद करने में, सामने वाले ने एक निमोनिक बताया, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रह जाएगा फिर। दूसरों की बताई हुई चीज़ ज़्यादा दिमाग पे छप जाती है ना। इन्फ्लुएंस। चलो तो रैपअप करते हैं भाई। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू जीतू भैया, और ऑल द बेस्ट सबको, ऑल द बेस्ट। चलो बाय। बाय बाय।